हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो गाइस, आज हम इनकम टैक्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस जो है मैंने अपनी खुद से बुक से बनाए हैं। HC मेहरोत्रा जो है बुक नेम है। ठीक है, तो इनकम टैक्स के आज क्वेश्चंस हम पढ़ेंगे। 20 क्वेश्चंस टोटल मैंने बनाए हैं। आई होप आपके एग्जाम्स में वो हेल्पफुल प्रूव होंगे। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसी ही हेल्पफुल वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ अपने चैनल पर। ठीक है, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक लाइक कर दीजिए। चलिए फिर शुरू करते हैं। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, वेयर अ पर्सन ट्रांसफर्स हिज इनकम फ्रॉम एन असेट टू अनदर पर्सन without transferring the asset itself, such income shall be included in the dash of the transferor। तो क्वेश्चन का यहाँ ये मतलब है कि जब कोई पर्सन जो है इनकम ट्रांसफर करता है, ठीक है, फ्रॉम एन असेट, यानी कि किसी असेट से उसको इनकम जो है वो किसी असेट से उसको प्राप्त हुई और उसने वो इनकम जो है दूसरे पर्सन को ट्रांसफर करी। इनकम तो ट्रांसफर करी लेकिन असेट ट्रांसफर नहीं करी। ठीक है, इनकम तो ट्रांसफर करी लेकिन असेट ट्रांसफर नहीं करी। तो वो जो इनकम होगी, सच इनकम शैल बी इंक्लूडेड इन द डैश ऑफ द ट्रांसफरर। तो वो जो इनकम है वो ट्रांसफर करने वाले के किसमें इंक्लूड की जाएगी? उसकी टोटल इनकम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं किसी को मेरे पास कोई असेट है, उस असेट से मुझे कोई इनकम प्राप्त हुई और वो इनकम मैं किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर रही हूँ। ठीक है, लेकिन उसको असेट नहीं दे रही, यानी कि जिस असेट की वजह से इनकम हुई वो असेट तो नहीं दे रही, लेकिन मैं वो इनकम दे रही हूँ। तो मैं कौन हुई? ट्रांसफरर। ठीक है, तो ट्रांसफरर की टोटल इनकम में वो वाली इनकम भी इंक्लूड की जाएगी और उस पर भी जो है टैक्स लगेगा। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, इसका आंसर था टोटल इनकम। ठीक है, now the second question, the income of a dash is included in the total income of his or her parents, either mother or father as the case may be। यानी कि किसकी इनकम जो है उसके पेरेंट्स की टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी, चाहे वो उसके मदर हो चाहे वो उसके फादर हो। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर है माइनर चाइल्ड। माइनर चाइल्ड की जो इनकम होगी वो उसके पेरेंट्स, यानी कि चाहे वो मदर हो चाहे फादर हो, उनकी टोटल इनकम में इंक्लूड की जाएगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन इज, डोनेशन इन काइंड इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन अंडर सेक्शन। यानी कि इन काइंड डोनेशन जो दे रहे हैं वो किसी किस्म के रूप में दे रहे हैं, यानी कि किसी काइंड के रूप में दे रहे हैं, तो वो जो है इज नॉट एलिजिबल फॉर डिडक्शन। अगर हम किसी काइंड में डोनेशन देते हैं, ठीक है, तो हमें डिडक्शन नहीं मिलेगी। कौन से सेक्शन के अंदर? 80G के तहत। 80G के तहत जो डोनेशन मिलती है, डिडक्शन मिलती है, वो हमें नहीं मिलेगी अगर हम डोनेशन इन काइंड करेंगे, यानी कि समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, इफ फर्म इज नॉट एंगेज्ड इन ग्रोइंग टी। अगर कोई फर्म जो है वो टी ग्रोइंग यानी कि चाय पत्ती ग्रोइंग, ठीक है, चाय पत्ती ग्रो करना यानी कि चाय पत्ती की फसल करना, अगर उसमें एंगेज नहीं है, हेंस द होल अमाउंट ऑफ सैलरी इज असेसिबल एज डैश। तो जो सैलरी की अमाउंट होगी वो कैसे असेसिबल होगी? एज अ बिजनेस इनकम। वो जो है बिजनेस इनकम कहलाएगी। ठीक है, now the question number 5, speculation loss can be set off only against dash income। यानी कि speculation loss जो है वो किसके अगेंस्ट सेट ऑफ किया जाता है? ओनली ऑन स्पेक्यूलेशन इनकम के अगेंस्ट ही हम स्पेक्यूलेशन लॉस को सेट ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, सो द आंसर इज स्पेक्यूलेशन इनकम। स्पेक्यूलेशन लॉस को हम स्पेक्यूलेशन इनकम के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज, अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ पॉलिसी। किसी लाइफ पॉलिसी की मैच्योरिटी हो गई है और अमाउंट रिसीव हुआ है,
ठीक है। तो डैश रिसिप्ट एंड इट इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 10(10)(d), तो वो जो है वो कैसी रिसिप्ट कहलाएगी? सो द आंसर इज कैपिटल रिसिप्ट, ठीक है, कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगी। अमाउंट रिसीव्ड ऑन मैच्योरिटी ऑफ लाइफ पॉलिसी इज कैपिटल रिसिप्ट एंड इट इज एग्जाम्ड, और ये एग्जाम्ड होती है अंडर सेक्शन 10(10)(d) में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C to 80U इज नॉट अलाउड फ्रॉम डैश, मतलब जो 80C से 80U तक की जो डिडक्शन है इज नॉट अलाउड फ्रॉम, सो द आंसर इज LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ठीक है। इसमें जो है डिडक्शन अलाउड नहीं होती। आंसर है इसका LTCG, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 इज हु इज लायबल टू पे ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स। तो AMT यानी कि ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स जो है वो कौन पे करता है, कौन लायबल होता है? तो आंसर है पर्सन्स अदर देन अ कंपनी आर लायबल टू पे MT, यानी कि कंपनी के अलावा, पर्सन्स अदर देन अ कंपनी के अलावा, यानी कंपनी के अलावा जो भी पर्सन्स होते हैं, चाहे वो है ना कोई भी हो, इंडिविजुअल हो चाहे वो है ना अदर देन अ कंपनी, तो वो जो है AMT पे करने के लिए लायबल होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 इज LTCL यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट डैश। तो जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है वो किसके अगेंस्ट हम सेट ऑफ कर सकते हैं? सो द आंसर इज लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। जैसे हमने स्पेक्यूलेशन वाला किया था कि स्पेक्यूलेशन लॉस जो है वो हम किसके अगेंस्ट सेट ऑफ कर सकते हैं? स्पेक्यूलेशन इनकम के अगेंस्ट। ऐसे ही लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस को भी हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अगेंस्ट ही सेट ऑफ कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आर नॉट डिडक्टिबल एट सोर्स ऑन इनकम टैक्स ऑन डैश इनकम। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है आर नॉट डिडक्टिबल एट सोर्स, वो डिडक्टिबल नहीं है एट सोर्स ऑन इनकम टैक्स ऑन डैश इनकम। कौन सी इनकम पर? तो यहाँ पर आंसर है लॉटरी इनकम पर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम डैश। जैसा कि अभी हमने थोड़े जो है क्वेश्चन इससे पहले हमने किया था ना कि 80C से लेकर 80U की जो डिडक्शन जो है LTCG, इसका जो आंसर है वो LTCG है, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। लिखा है ना कि नो डिडक्शन इज अलाउड अंडर सेक्शन 80C to 80U फ्रॉम LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अलाउड नहीं है। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल इनकम ऑफ राम। राम की टोटल इनकम जो है, जिसकी एज, राम की एज दे रखी है 40 ईयर्स फॉर द असेसमेंट ईयर 2019 to 20। तो 1920 में जो राम की टोटल इनकम थी वो थी 4 लाख रुपए। ही विल पे टैक्स, तो वो कितने जो है टैक्स कितना पे करेगा? तो इसका मैं आपको बताती हूँ। देखिए 4 लाख इनकम हुई उसकी टोटल, ठीक है। तो 4 लाख में से हमें पता है कि स्टार्टिंग के जो 2.5 लाख होते हैं उन पे तो जीरो है ना, कोई टैक्स नहीं लगेगा। उसके बाद 4 लाख में से 2.5 लाख गए, कितना बचा? 1.5 लाख, यानी कि 1,50,000। तो 1,50,000 पे 5% निकाला, तो 1,50,000 का 5% कितना आया? 7,500, ठीक है। 7,500 जो है उस 1.5 लाख रुपए के ऊपर लगा 5%। उसके बाद हेल्थ एंड एजुकेशन सेस यानी कि 4% भी लगेगा, ठीक है। तो 4% निकाला किसका? जो 7,500 का, यानी कि जो 7,500 आया उसका 4% निकाला, तो टोटल आया उसका 300। तो 7,500 वो और 300 हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो टोटल वो कितना टैक्स पे करेगा राम? 7,800, यानी कि 7,800 टैक्स वो पे करेगा राम, जिसकी इनकम 4 लाख है। पक्का ये मैं आपको बता रही हूँ कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, और ऐसा ही क्वेश्चन आ सकता है। सिंपल से दे देंगे कि इतनी इनकम है, इतनी एज है, और हमें क्या करना है? 2.5 लाख माइनस करने हैं, उसके बाद 5% लगाना है,
ये अमाउंट पे डिपेंड करता है, तो रेट के जो टैक्स रेट है वो भी याद कर लेना आप, स्लैब जो है, ठीक है, स्लैब की। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन इन द टोटल इनकम ऑफ एन असेसी सच इनकम इज इंक्लूडेड ऑन विच टैक्स हैड ऑलरेडी बीन पेड, देन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम some deduction is allowed to him, it is known as dash of tax। तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि when in the total income of an assessee, assessee की total income में जब कुछ ऐसी इनकम इंक्लूड होती है जिस पर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है, ठीक है, कुछ ऐसी इनकम इंक्लूड हो जाती है जिस इनकम पर वो ऑलरेडी टैक्स पे कर चुका होता है, तो देन फ्रॉम द अमाउंट ऑफ टैक्स ऑन टोटल इनकम सम डिडक्शन इज अलाउड, तो फिर उसको कुछ डिडक्शन मिलेगी, ठीक है, और वो जो डिडक्शन होगी वो क्या कहलाएगी, रिबेट, ठीक है, क्या कहलाएगी, रिबेट। इसका आंसर क्या है, रिबेट, उसको हम क्या बोलेंगे, रिबेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, रिबेट हैज बीन कैलकुलेटेड एज अंडर। तो रिबेट, अगर मान लो रिबेट निकालने के लिए क्वेश्चन आ गया तो आप कैसे निकालेंगे, तो टैक्स ऑन टोटल इनकम, ठीक है, जो भी टोटल इनकम पर टैक्स बनता है वो, उसके अपॉन में टोटल इनकम। फॉर एग्जाम्पल टैक्स बन रहा है, जैसे अभी हमने निकाला था ना पिछले क्वेश्चन में, 7800 उसका टैक्स बना था, तो 7800 हमने टैक्स लिखा, उसके अपॉन में जो इनकम थी वो थी 4 लाख, तो 7800 अपॉन में 4 लाख, यानी कि टैक्स निकाला और टोटल इनकम अपॉन में लिखी और मल्टीप्लाई शेयर्स इन AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, तो जो भी उसके शेयर्स होंगे, ये फॉर्मूला है रिबेट का, वो याद कर लेना, आ सकता है, और रिबेट भी निकालने के लिए आ सकती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 15, द रिलेशन ऑफ पार्टनरशिप अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट। The relation of partnership arises from an agreement, while the relation of a Hindu undivided family arises from dash। तो पार्टनरशिप का जो रिलेशन है वो अराइजेस फ्रॉम एन एग्रीमेंट, एक एग्रीमेंट से अराइज होता है। ऐसे ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो रिलेशन है वो किससे अराइज होता है, तो द आंसर इज स्टेटस, ठीक है, स्टेटस। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल की बात कर रहे हैं हम, अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल द सन एक्वायर्स एन इंटरेस्ट इन हिज फादर्स एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बाय मेयर बर्थ एंड हैज अ राइट टू डिमांड पार्टीशन, बट द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फादर रिमेन्स हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे हमसे ये बोला गया है कि इस स्कूल के अनुसार जो सन है, जो बेटा है, उसका फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि जो फादर के पूर्वज है उसकी प्रॉपर्टी में हक होता है उस बेटे का, ठीक है, बाय मेयर बर्थ, यानी कि जन्म से ही, एंड हैज अ राइट टू डिमांड पार्टीशन, और वो बंटवारे की डिमांड भी कर सकता है। लेकिन यहाँ पे एक बात और बोली गई है कि जो फादर की खुद की कमाई हुई प्रॉपर्टी होगी उस पे उस लड़के का कोई अधिकार नहीं होगा, लेकिन फादर की एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी जो होगी उस पर उसका अधिकार होगा। तो ये कौन सा स्कूल कहलाता है, मिताक्षरा स्कूल, ठीक है, मिताक्षरा स्कूल कहलाएगा ये। अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 17, इट अप्लाइज ओनली इन वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। तो ये जो स्कूल है, ये जो लॉ है, ये कहाँ पे अप्लाई होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, वेस्ट बंगाल, असम एंड सम पार्ट ऑफ ओडिशा। तो अकॉर्डिंग टू दिस स्कूल ऑफ लॉ द सन गेट्स अ राइट इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी ओनली आफ्टर द डेथ ऑफ द फादर, कि सन का जो अधिकार होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी पे वो केवल जब ही होगा जब उसके फादर की डेथ होगी। तो ये जो हमारा स्कूल कहलाएगा, ये कहलाएगा दया भागा स्कूल। तो मिताक्षरा में सन का हक होता है, लेकिन दया भागा में तभी होगा जब फादर की डेथ होगी, ठीक है। और दया भागा स्कूल जो है वो वेस्ट बंगाल, असम और उड़ीसा के कुछ भागों में ही लागू होता है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 18, हु कैन बी अ पार्टनर, हु कैन बी अ पार्टनर। तो
तो इसका आंसर है मतलब पार्टनर कौन हो सकता है? तो एन इंडिविजुअल कंपनी एंड अ ट्रस्ट कैन बी अ पार्टनर ऑफ इन अ फर्म। मतलब फर्म में वो पार्टनर हो सकते हैं कौन? इंडिविजुअल, कंपनी और ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट, ठीक है। हाउएवर अ HUF एंड फर्म कैन नॉट बी अ पार्टनर इन अ फर्म। HUF और कोई फर्म जो है वो फर्म में पार्टनर नहीं हो सकते। कौन हो सकते हैं? इंडिविजुअल हो सकता है, कंपनी हो सकती है और कोई ट्रस्ट हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 19 इज हु इज वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर कौन होता है? तो इट मीन्स एन इंडिविजुअल हु इज एक्टिवली एंगेज्ड इन कंडक्टिंग द अफेयर्स ऑफ द बिजनेस और प्रोफेशन ऑफ द फर्म ऑफ विच ही इज अ पार्टनर। अब यहाँ पे वर्किंग पार्टनर की बात की गई है कि वर्किंग पार्टनर कौन होता है। तो यहाँ पे बोल रखा है कि इट मीन्स एन इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल हु इज एक्टिवली एंगेज्ड इन कंडक्टिंग द अफेयर ऑफ बिजनेस, जो बिजनेस के अफेयर्स को कंडक्ट कर रहा है, यानी कि बिजनेस की जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है उसको चला रहा है, मतलब काम कर रहा है, ठीक है, या फिर ऑफ द फर्म ऑफ विच ही इज अ पार्टनर, और उसका वो पार्टनर होना चाहिए उस फर्म का, ठीक है। और अ नॉन वर्किंग पार्टनर में भी फाइनेंसिंग पार्टनर। और यहाँ पे ये बोला गया है कि कोई पार्टनर मान लो फाइनेंस यानी कि पैसा दे रहा है सिर्फ उस फर्म को, फाइनेंसिंग पार्टनर है, लेकिन वो वर्किंग पार्टनर नहीं कहलाएगा, ठीक है। वो फाइनेंसिंग पार्टनर कहलाएगा कि भाई उसने कुछ फाइनेंस दिया कंपनी को। तो वर्किंग पार्टनर कौन कहलाएगा? जो काम कर रहा है, बिजनेस के जो अफेयर्स है उनको कंडक्ट कर रहा है बिजनेस और प्रोफेशन के फर्म में, ठीक है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 इज व्हेन 2 और मोर इंडिविजुअल एसोसिएट देमसेल्व्स टू अर्न इनकम। जब 2 या 2 से ज्यादा इंडिविजुअल एसोसिएट होते हैं टू अर्न इनकम अर्न करने के लिए, तो ये क्या कहलाता है? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। तो इसका आंसर है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। आई होप वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। ये मैंने खुद से बनाए थे क्वेश्चन, ठीक है। और कोई क्वेरी हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।